दीजिए जी। सर पेन किधर है? सर 1 मिनट। सर पेन पेन किधर है? नमस्कार। हिंदी की इस कक्षा में आप सबका पुनः पुनः स्वागत है। और हम लोग फिर से हिंदी साहित्य की सेवा के लिए उपस्थित हैं। बिल्कुल आरंभ से हम लोग पढ़ेंगे। और इसके पहले हमने सिलेबस डिफाइन किया था, ये पाठ्यक्रम को डिफाइन किया था। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हिंदी भाषा एवं साहित्य। पूरे पाठ्यक्रम के दौरान कुछ चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना, विशेष करके पुस्तकों का। पुस्तकें एक साथ आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन यह जरूरी है कि पुस्तकों को पढ़ें। तो क्लास के साथ साथ सह अध्ययन जरूरी है पुस्तकों का, है ना? सॉरी। तो हम लोग शुरुआत करेंगे हिंदी भाषा से। हिंदी भाषा क्या है, और फिर साहित्य के भाग में चलेंगे। हिंदी भाषा में दो शब्द आता है, हिंदी और भाषा। हिंदी शब्द की चर्चा कहाँ हुई? सबसे पहले लोग कहते हैं कि हिंदी शब्द जो है फारसी से प्रभावित है। फारसी शब्द या फारसी प्रभाव है इसके ऊपर। क्योंकि जो फारस के लोग आते थे, ईरान के लोग, वो स को ह बोलते, स को ह। अब आए कहाँ? सिंधु तट पर। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता सुना होगा आपने, सभ्यता का विकास, सभ्यता का अभ्युदय वहां पर हुआ। तो सिंध को उन्होंने क्या कहा? हिंदू। और सिंधु तटवासियों को हिंदू कहा। सिंधु तटवासी ये हो गए हिंदू। इनका स्थान हो गया हिंदुस्तान, है ना? ऐसे सिंधी तो हिंदी हो ही जाएगी। एक तो ये हुआ। दूसरी बात, फारस का एक राजा था नौशेरवा। नौशेरवा वहां का बादशाह था। नौशेरवा ने सुना कि भारत में एक बहुत बढ़िया किताब है पंचतंत्र, और पंचतंत्र संस्कृत में थी। पंचतंत्र पंचतंत्र संस्कृत में थी, और लिखा था किसने? आचार्य विष्णु शर्मा। बोले इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद करो, क्योंकि इस पुस्तक में बहुत ही कमाल की बातें लिखी हुई थी। लोक व्यवहार की बातें जो हमको शिक्षा देती हैं किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसी पुस्तक का जो अनुवाद किया गया, उसी में पहली बार हिंदी शब्द आया। तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद
फारसी अनुवाद इनके मंत्री सॉरी हकीम ने किया, हकीम बाजरोया, हकीम बाजरोया। और किताब का नाम था कलीला व दिमना, कलीला व दिमना। ठीक है। इस किताब की हर किताब में भूमिका लिखी जाती है। एक किताब की जो भूमिका थी उनके मंत्री ने लिखा था। मंत्री, इसका नाम था गुजर्ज मिहिर। ठीक। इसी भूमिका में सबसे पहले हिंदी शब्द आया, हिंदी शब्द आया। मंत्री ने लिखा कि दिस बुक इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम जबान हिंदी, यानी कि यह जो किताब है कलीला दिमना वह जबान हिंदी से फारसी में अनुदित है। अनुदित माने अनुवादित। तो जबान हिंदी यानी हिंदुस्तान की जबान। तो पूरे विश्व में हिंदी शब्द सबसे पहले इस पुस्तक की भूमिका में आता है। भला कलीला दिमना नाम क्यों रखा? क्यों? क्योंकि पंचतंत्र में दो बैल थे, दो बैल। एक का नाम था करटक, दूसरे का नाम था दमनक। करटक और दमनक, करटक दमनक दोनों बैल एक बैलगाड़ी में लगे हुए थे और एक सेठ अपने सामान को ढो रहा था, ले जा रहा था। जंगल पड़ा रात में और एक बैल बीमार पड़ गया। अच्छा, रुक डरे कि यहाँ बैलगाड़ी रुक जाएगी, शेर भालू चीता कोई भी आ सकता है, डाकू आ सकते हैं, लोग भाग। दूसरा बैल हिष्ट पुष्ट था, मजबूत था, अपने साथी बैल को छोड़ करके वो भाग गया। और उसकी मुलाकात हुई एक शेर से। शेर ने, हाँ, शेर ने देखा भाई कि एक बहुत तगड़ा तगड़ा जानवर आया। उसको समझा कोई देवदूत तो नहीं है, मतलब इसके दोस्ती कर लें इससे हम। तो उसी करटक और दमनक के नाम पे ये जो है कलीला दिमना इसका नाम पड़ा। एक तथ्य तो ये हो गया। ठीक है। आगे चल करके औफी का नाम आता है, जफरनामा, फिर तूतिए हिंद का नाम आता है, यानी कि अमीर खुसरो। लेकिन शुरुआत यहीं से हुई। एक तो फैक्ट यह है। दूसरी चीज, हिंदी शब्द के दो आशय हुए। यहां पर एक हिंदी हुआ हिंदुस्तान की जुबान, और दूसरा हुआ हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के। जैसे हिंदी है हम, वतन है, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, दोस्तां सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। ये हिंदी है हम कौन है? हिंदुस्तान के लोग। हिंदुस्तान के लोग। क्या हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई यहां भी है, देखो। हिंदी चीनी भाई, यहां पर हिंदी का मतलब क्या हुआ? हिंदुस्तान के लोग। तो हिंदी एक तो यह अर्थ रखती है हिंदुस्तान की कोई भाषा, और दूसरा हिंदुस्तान के लोग। ठीक है। एक प्रश्न और आता है, हिंदी ये राष्ट्रभाषा है कि राज्य भाषा है? राजभाषा। तो दोनों है। देखो, ये है ऑफिशियल लैंग्वेज,
ऑफिशियल लैंग्वेज, राजकाज की भाषा ये है। यहाँ राज मतलब स्टेट नहीं है, राज मतलब सरकारी कामकाज की भाषा। और राष्ट्रभाषा यानी कि नेशन लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ द नेशन। सॉरी। अब देखिए, जितनी भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में, यानी कि भाग 17 में भी चर्चा है, अनुच्छेद 343 में, और 8वीं अनुसूची में चर्चा है, 8वीं अनुसूची। 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। यहाँ पर तो चर्चा है ही कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी और अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। लेकिन यहाँ भी बताया गया जो 22 भाषाएं हैं ये सभी राष्ट्रभाषाएं हैं। क्यों? अब देखो, बिहार की राजभाषा तमिल और तेलुगु आप नहीं बना सकते, और तमिलनाडु की राजभाषा आप पंजाबी नहीं बना सकते, पंजाब की राजभाषा आप मलयालम नहीं बना सकते। इन भाषाओं का एक सांस्कृतिक आधार है, और राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है जिसकी कोई भौगोलिक सीमा तय नहीं होती। अब चूंकि भारत एक राज्य है, देखो यहां पर एक शब्द है राज्य, एक है राष्ट्र, स्टेट और नेशन। भ्रम में मत पड़िएगा, नेशन, सॉरी, नेशन का अर्थ केवल आप इंडिया से मत लीजिए, हम सभी राष्ट्र हैं। तो राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है और राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है, ये पीपल एंड एरिया, कुछ क्षेत्र होगा कुछ लोग, है ना। तो राज्य की भौगोलिक सीमा निश्चित होती है, राष्ट्र की निश्चित नहीं होती, इसलिए भारत क्या है, एक राज्य है। इतना ही हम बताएंगे संकेत में, और डीप में नहीं जाना। उस नजरिए से सभी राष्ट्रभाषाएं हैं, और उनका चूंकि राज काज में इस्तेमाल होता है तो राजभाषा भी है। तो यहां से इतना ही आप समझो। आगे देखिए, भाषा के बारे में चलते हैं। भाषा, भाषा शब्द का मतलब क्या होता है? भाषा माने होता है, सॉरी, भाषा का निर्माण हुआ है भास धातु से। भास धातु से निर्मित। धातु क्या है? धातु माने सोना चांदी मत समझिएगा, धातु मतलब क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप, ठीक है। तो भाष माने होता है कहना, और क्या होता है, व्यक्त करना, और क्या होता है, अभिव्यक्त करना। देखो हम सब बता, अभिव्यक्त करना, और क्या कह सकते हैं, विचार व्यक्त करना, विचार व्यक्त करना, सब कह सकते हैं ना। तो भाषा क्या हो जाएगी, जो कहा जाए, जो कहा जाए। तो जो कहा जाए उसे हम कहते हैं कथन। और क्या कह सकते हैं, वाक्य। वाक्य कैसे बनता है, शब्दों से। शब्द कैसे बनता है, वर्ण से। तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई, भाषा की लघुतम इकाई, लघुतम इकाई। लघुतम माने क्या होता है, सबसे छोटा, लघुतम सबसे छोटा। इसी वर्ण को हम लोग बोलते हैं ध्वनि वर्ण। क्यों? जैसे मान लो आप फोन से बात कर रहे हो, तो कैसे पता लगता है कि जिससे हम बात कर रहे हैं लड़की है कि लड़का?
जवान है कि बुढ़ा, बच्चा है, जुखाम है कि बुखार, सुन करके। तो ये सभी वर्ण क्या हो गई? ध्वनियां हो गई। इसे आप कहते हैं ध्वनि वर्ण। ठीक है। और एक और नाम इसका है अक्षर, जिसका क्षरण न हो सके, जिसको आप और छोटा न कर सको, जिसको आप और छोटा नहीं कर सकते, यानी सबसे छोटा हो गया। लघुत्तम इकाई मैंने यहां लिख दिया। अच्छा, अब जो जितने भी ध्वनि वर्ण हैं, इनको लिखने का तरीका भी अलग है, बोलने का तरीका भी अलग है। जैसे मान लो आप कहते हो का, ऐसे लिखा आपने। लिखते हैं च, ऐसे लिखा आपने। च ऐसे लिखा आपने। त्र ऐसे लिखा आपने। इसका मतलब क्या है? सभी वर्ण एक प्रतीक हैं, चिन्ह है। इनको हम क्या कहते हैं? संकेत या प्रतीक या चिन्ह, है ना। इसको ऐसे दिखाएं, च को ऐसे दिखाए, ठ को ऐसे दिखाए, त्र को ऐसे दिखाए, यानी इसको हम कह सकते हैं ध्वनि संकेत। संकेत तो भाषा क्या हो गई? ध्वनि संकेतों की प्रणाली। इसे हम कह सकते हैं भाषा को, यहां लिखो, ध्वनि संकेतों की प्रणाली। ठीक है। अच्छा, अब आपने इसका अर्थ क्या लिया? जो कहा जाए। तो जो कहा जाए उसे हम क्या क्या कह सकते हैं? चलो भाषा को डिफाइन करते हैं। भाषा है विचारों की अभिव्यक्ति। ठीक। मान लो एक दिन आदमी मौन व्रत धारण किया है, तो कैसे पता लगेगा कि उसको भूख लगी है? वो लिख देगा, इशारा कर देगा। यह लिखना, यह इशारा करना विचारों को व्यक्त करने का माध्यम हो गया। यहां पर हम विचारों के अभिव्यक्ति कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं विचारों के अभिव्यक्ति का माध्यम भी कह सकते हैं। ठीक। अब मान लो आप कोई बात आप कहते हो और सामने वाला व्यक्ति न उत्तर दे, तो आप क्यों कहोगे? यानी इसको हम कह सकते हैं भाषा विचारों के आदान प्रदान, यानी विचार विनिमय का माध्यम है। ठीक है। इसी विचार विनिमय को हम लोग कहते हैं विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान। तो विचारों का आदान प्रदान या विचार विनिमय, इसका माध्यम है ध्वनि संकेतों की प्रणाली। विचारों का आदान प्रदान, ये क्या है? विचार विनिमय। और आदान प्रदान का माध्यम क्या है? भाषा, यानी कि ध्वनि संकेतों की प्रणाली। इसको लोग डिफाइन भी करते हैं अलग अलग रूप में, है ना। एक सेकेंड। जैसे एक दो परिभाषा बता दें आप। पतंजलि कहते हैं जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो जाए उसे भाषा कहते हैं। या ऐसे कहो कि बाबूराम सक्सेना कहते हैं जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। मन भाव वही हुआ। ठीक है। चलो अब हम देखते हैं विचारों। ठीक है, तो ध्वन्यात्मक शब्द भी कहते, वेरी गुड। अब आते हैं भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं
यूजीसी नेट में ना क्वेश्चन भी आ चुका है। भाषा की विशेषताएं। तो इसके पहले हम जो बताए हैं, ध्वनि संकेतों की प्रणाली, विचार विनिमय का माध्यम, इसमें आप जोड़ दीजिएगा इसको, तो हम बोलते हैं विशेषता। देखो, पहली बात, भाषा परंपरागत वस्तु है। परंपरागत वस्तु है। अब देखो, अंग्रेज का बच्चा फटाफट इंग्लिश बोलता है ना, जो इंग्लिश आप जो है बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं सीख पाते, टेंस सेंटेंस में जिंदगी में लटके रहते हैं, वह इंग्लिश अंग्रेज का बच्चा 2.5 साल का हो फटाफट बोलता है, 3 साल का, 4 साल का। हमें तेलुगु भाषा नहीं आती, लेकिन आप चले जाओ आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, हैदराबाद में, फटाफट बच्चे बोलते हैं। ये परंपरा से उनको प्राप्त हो जाती है। भाषा सामाजिक सामाजिक संपत्ति है। भाषा सामाजिक संपत्ति है। अब देखो, आपने देखा होगा, जैसे एक शब्द है पाजी। उत्तर प्रदेश में पाजी माने होता है दुष्ट। बच्चों को कहते पाजी कहीं का। इसी को हम लोग कहते पाजी, यानी कि बड़े भाई। अब देखो, बोलते हैं ना, जैसे कपिल शर्मा की कॉमेडी देखा होगा आप लोगों ने, या जैसे आप लोग जो है पंजाब में जाओ, ऐसे ऐसे देखो, दादा बंगाल में बोलते हैं बड़ा भाई, बड़ा भाई। लेकिन यूपी बिहार में क्या बोलते हैं? बड़े पिताजी को बड़े पिताजी या बाबा जी, है ना, दादा। मुंबई में दादा बोलते हैं गुंडे। मुंबई में बोलते हैं गुंडे को, बोलते हैं गुंडा, गुंडा। गुंडा मत लिखना, ऐसे बता रहे हैं आपको। तो ये सामाजिक संपत्ति है। एक और बात मुझे याद आ रही है, एनसीईआरटी में किसी क्लास में कविता थी, 5 साल की छोकरी सिर पर लिए टोकरी, सिर पर रखती आम है, नहीं बताती दाम है। भाई यूपी वाले परेशान हो गए, बोले कि देखिए, आप तो अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो कविता लिखने वाले थे हरियाणा के, बोले भाई देखो, हमारे यहाँ छोकरा छोकरी, छोरा छोरी आम बात है ना, तो सामाजिक संपत्ति है। तीसरी चीज, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है, और इसको हम ऐसे कह सकते हैं, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। अब आप देखो, माँ को कहते हैं पहली पाठशाला। एग्जाम्पल आप देखो, माँ, माँ को हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम पाठशाला। यानी कि जब बच्चा कुछ भी नहीं जानता तो माँ से खाती है, देखो चाचा, ये बिल्ली है, ये चूहा है, कुत्ता है, नहीं बोलते हैं। तो भाषा क्या है? अनुकरण से सीखी जाती है, बच्चा कॉपी करता है। अब आप भी देखो, आदमी एक
ऐसा जीव है, अगर सिखाओ तो लता मंगेशकर और कलाम, विवेकानंद, न सिखाओ तो गूंगा रह जाएगा। बाकी जितने जीव हैं, चूहा, बिल्ली और खरगोश, चिड़िया, जन्म से गुण ग्रहण कर लेते हैं, न तो किसी समाज की आवश्यकता है, न उनको स्कूल जाना है। लेकिन ये जो मनुष्य है, इसको सिखाना पड़ता है ना। तो ये अर्जित संपत्ति है, या अनुकरण से सीख सकते हैं इसको। ठीक है, एक बात ये हुई। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए आप हिंदी जानते थे, फिर आपको अंग्रेजी आ गई। कैसे आ गई? क्योंकि आपने सीखा। इसे आप सीख सकते हो, धीरे धीरे बढ़ा सकते हो अपने में, जिसे हम कहते हैं अनुकरण से सीखी जा सकती है, अर्जित संपत्ति है, नैसर्गिक नहीं है, अर्जित संपत्ति है। चौथा, अगर अर्जित संपत्ति है तो भाषा परिवर्तनशील है ना, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है, अगर परिवर्तनशील है तो गतिशील भी होगी। परिवर्तनशील है तो गतिशील, यानी बदलाव इसमें आता है। ये हो गई भाषा की विशेषताएं। और विशेषताएं भी हैं, उनमें आप जोड़ सकते हैं कि प्रत्येक भाषा की रचना अलग अलग होती है ना। तो मतलब यही सब है इसमें। विचार संप्रेषण का माध्यम है, विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है, ये सब तो पहले हमने आपको बता ही दिया। अब इसमें कुछ बातें और हम बता दें आपको। भाषा के चरण, भाषा के चरण, किस किस क्रम से भाषा को हम सीखते हैं, है ना। सबसे पहले आंगिक, दूसरा वाचिक, तीसरा लिखित, और चौथा यांत्रिक। आंगिक, इशारा किए, जब आदमी मस्ती में चल रहा है तो क्या व्यक्त कर रहा है, कुछ प्रसन्नता में है। सर खुजला रहा है तो क्या व्यक्त हो रहा है, कुछ सोच रहा है, ऐसे खाने की मांग कर रहा है। तो पहली भाषा तो है अंग के माध्यम से व्यक्त होना। किसी को पता लगा कि आंखें चढ़ी हुई हैं तो आप कहते हो भाई नशे में है क्या, है ना। दूसरा वाचिक, आपने बोल दिया, पकड़ लिया गया बात। लिखित हो गई, जो लोग स्कूल नहीं गए, कभी पढ़े लिखे नहीं, वो भी बोल देते हैं। फिर लिखित, फिर यांत्रिक हो गया, है ना। अब ये चीज जो है यांत्रिक, मतलब समझो कि आप न भी कह रहे हो लेकिन बात चल रही है। खासकर अभी देखो, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हो। कैसे देख रहे हो? यंत्र के माध्यम से। तो एक हैबिट हो जाती है। अब आंख बंद करके जैसे किसी को बोलते हैं कि बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त कर ले, लेकिन नशे में होता है ना, बोल ही देता अपनी बात। यांत्रिक, साइकिल आप चलाते हैं तो पहले आपको मन में भ्रम रहता है कि पायडल चलाएं, आगे की ओर देखें कि नीचे देखें। अभ्यास हो जाता है, साइकिल चलती रहती है। इसी प्रकार बोलने में होता है, पहले आप विचार करते हो, फिर हैबिट आपकी हो जाती है। बड़े बड़े श्लोक, एक लाइन शुरू कर दिए बोलते चले जाते हैं। इसका अभ्यास होता है कि मैकेनिकल हो जाती है, आगे चल करके यांत्रिक हो जाती है, स्वतः निकलने लगती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आया था आपके उसमें, क्या बोलते हैं, 2000 आई थिंक 12 में यूजीसी नेट पे सवाल आया था कि भाषा के उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन सिद्धांत प्रचलित हैं। तो इसको थोड़ा हम लिखा देते हैं क्योंकि ये परीक्षा में आ सकता है। भाषा उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत।
भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत। बहुत व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, आपको सुमेलित करने के लिए आता है, हाउ टू मैच, कैसे मिलाते हैं। तो पहला हो गया डिवाइन थ्योरी, दिव्योत्पत्ति का सिद्धांत। भाई कुदरत की देन है डिवाइन थ्योरी। कोई कहे ब्रह्मा जी उत्पन्न किए हैं, और मान लो कोई कहे विष्णु जी उत्पन्न किए हैं, डिवाइन थ्योरी। ये दिया था पुरानी पुस्तकों में, प्राचीन धर्म ग्रंथ। दूसरा संकेत थ्योरी, या उसको हम कह सकते हैं एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट। संकेत सिद्धांत, इसको अंग्रेजी में लिखा गया एग्रीमेंट थ्योरी। ये दिया रूसो ने। रूसो की किताब है सोशल कंट्रैक्ट, सोशल कंट्रैक्ट है, कंट्रैक्ट। कंट्रैक्ट माने क्या होता है, समझौता कर लेना, है ना। तीसरा ये है इंगित थ्योरी, इंगित सिद्धांत। ये परीक्षा में आ चुका है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जेस्चर थ्योरी, जेस्चर थ्योरी। ये है डॉक्टर राय, डॉक्टर राय। या इंगित मतलब क्या हो, जेस्चर माने होता हाव भाव, जेस्चर माने होता है हाव भाव, हाव भाव, ठीक है। इसके अलावा एक है रूट थ्योरी, चौथा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल सिद्धांत। धातु का मतलब यहां मैंने बताया था कि मूल रूप, देखो ये धातु, धातु का मतलब क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रूट थ्योरी। ठीक है, ये यूजीसी नेट 2012 में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, चलो ये सिद्धांत हेज और मैक्स मूलर, ये भी आ चुका था, हेज मैक्स मूलर, हेज मैक्स मूलर। ठीक है, पांचवा श्रम ध्वनि सिद्धांत, श्रम ध्वनि सिद्धांत। इसको लिखा था ये हे हो थ्योरी, ये हे हो थ्योरी। ठीक है, इसको किसने दिया, इसको दिया नोएरे ने, नोआरे, NOIRE। अच्छा, उसमें क्या लिखा था क्वेश्चन में, ये हे हो सिद्धांत। देखो
एक नया चलन चला है प्रश्नों का, प्रश्न पूछते हैं तो उसका अनुवाद नहीं करते, उसका उच्चारण ही वैसे, माने जैसे उसका उच्चारण होता है वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है। हम्म। चलो हम आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, वैसे हम देख रहे हैं तो कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं लग रही। क्वालिटी बढ़ा करके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हम्म। ये हो सिद्धांत, ये जो है आपके ऐसे ही लिखा हुआ था, यानी कि इंग्लिश में जो था वही हिंदी में अनुवाद कर दिए। तो हमको ध्यान रखना है कि दोनों भाषाओं की सम्यक जानकारी रखें। ठीक है। और एक आया था कंटैक्ट थ्योरी, संपर्क सिद्धांत, ये भी आ चुका है, छठा। देखो ये भी मैंने बता दिया, ये आया था आपका यूजीसी नेट 2012, आई थिंक जून वाले में था, देख लेना। ये संपर्क सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत। कांटेक्ट थ्योरी। ठीक है। यह सिद्धांत देते हैं, उनका नाम है जी रेवेज, ये भी आ चुका है, जी रेवेज। ठीक है। सातवां, और क्या आ सकता है, और आ सकता है समन्वय का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, एडजस्टमेंट, समन्वय का सिद्धांत। हेनरी स्वीट, हेनरी स्वीट। समन्वय का सिद्धांत हेनरी स्वीट। और एक नाम लिख लेते हैं, एक दो तीन, रणन सिद्धांत, रणन, जो आवाज करते हैं ना, ध्वनि, रणन सिद्धांत। ये जो है आपका, इसको बोलते हैं डिंग डोंग थ्योरी। डिंग डोंग थ्योरी। ठीक है। डिंग डोंग थ्योरी, ये है प्लेटो, हेस, मैक्स मूलर, तीन लोगों का नाम इसमें है। जैसे हेस है ना, ये प्लेटो, हेज और मैक्स मूलर। प्लेटो, हेज, मैक्स मूलर, ये हो गया प्लेटो, हेज, मैक्स मूलर। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये हो गया। अब हम लोग आते हैं भाषा के रूपों की चर्चा करते हैं। भाषा के रूप, ये हो गया ना, ये हो गया।
देखो इसमें है क्या, ये वाला जो सिद्धांत है, धातु सिद्धांत, ये भी आ चुका है। जेस्चर थ्योरी डायक, ये भी आ चुकी है। और ये तो आप इसको ध्यान दे के पढ़ लो, ये हे हो सिद्धांत, हिंदी में श्रमत ध्वनि सिद्धांत। तो ये आजकल चलन जो चला है कि उसका वही उतार देते हैं वो, संपर्क सिद्धांत, ये भी ध्यान देना। टिंग डांग थ्योरी ध्यान देना, कहीं कहीं हेस लिखा है, देखना मैचिंग मैचिंग रहेगा तो बहुत गलत नहीं करना, मिलता जुलता आप सही लगा भी सकते हो, अच्छी बात नहीं। आगे देखो, आगे हम लोग आते हैं भाषा के रूप। भाषा के भाषा के रूप में प्रकार नहीं है, सबसे पहले डायलेक्ट। देखो, जैसे आपको प्यास लगी है तो हाँ, ठीक है। तो आवाज आ रही है? हम्म, कॉल आ गई थी तो राजकाज है, आ जाती है। हाँ, बोली, जो भाषा हम घर में मित्रों के बीच इस्तेमाल करते हैं वह भाषा बाहर इस्तेमाल नहीं करते। स्थान स्थान पर उद्देश्य बदलने के साथ भाषा का रूप बदल जाता है। तो जैसे देखो, बोली आप कहाँ बोलते हैं, चलो इसका पहले मीनिंग समझाते हैं। पहला तो आप ये लिख लो, भाषा का अपरिष्कृत रूप, अपरिष्कृत रूप। ओके, और क्या कह सकते हैं? हाँ, और क्या कह सकते हैं? और कह सकते हैं घर परिवार मित्रों के बीच बोली जाने वाली बोली। और क्या कह सकते हैं? और कह सकते हैं गांवों, अंचलों, है ना, या आंचलिक क्षेत्रों, आंचलिक क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवहार्य, क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाने वाली। ठीक है, ये तो इसको हम बोलते हैं बोली। और इसमें कुछ बता सकते हैं?
अच्छा, इसमें स्पेलिंग थोड़ा सा ये है भेद, ये है डायलेक्ट, शायद ये है, कोई बात नहीं। हम्म। अब ठीक, ठीक है। बोली, उदाहरण लो, उदाहरण। अवधि, अवधि कहाँ बोली जाती है? अवध क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में। और आगे बढ़ते हैं, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ और लखनऊ, इलाहाबाद, अयोध्या, है ना, ये सब तमाम क्षेत्र हैं। बाराबंकी, गोंडा। हम क्यों इनका नाम लिख रहे हैं? क्योंकि इनमें बोलियों में भेद आ जाता है, अलग अलग। जो बोली सुल्तानपुर प्रतापगढ़ में है, वह जो है बाराबंकी में नहीं है, भेद है। कहीं कहीं बोले कहाँ जात बाट्या, कहाँ जात हो, कहाँ जात थौ, कहाँ जात हवा, कहाँ जात बाणी, अंतर आ जाता है। तो ये है, ऐसे ब्रज है, वैसे भोजपुरी है ना, ऐसे मगही है ना, ऐसे मैथिली है, ऐसे हरियाणवी है। ठीक है, ये बोली। बोली के बाद आता है ब्रज, सॉरी, दूसरा उपभाषा, उपभाषा। उपभाषा मतलब क्या हुआ? दो या अधिक बोलियों का सामूहिक नाम। ठीक है, दो या अधिक बोलियों का सामूहिक नाम या सामूहिक रूप कह लो आप। ठीक है। अब इनका जो प्रयोग कहाँ होता है? इनका प्रयोग होता है, या इनका प्रयोग भी होता है क्षेत्रानुसार। चलो देखते हैं। हिंदी में जो है 5 उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं। कौन कौन सी? चलो नाम लिखते हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, और तीसरा बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। चौथा राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। पांचवा पहाड़ी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी,
राजस्थानी हिंदी, है ना। हम्म 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 हम्म। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली है, देखो। सब तो नहीं बताने की आवश्यकता है, उदाहरण देते हैं, क्योंकि आगे हमको फिर बताना है अपभ्रंश के बाद। पूर्वी हिंदी में अवधी है, अवधी, और बघेली, और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में देखो, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, हम्म 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 हम्म। इसी को आप लोग कहते हैं बांगरू, है ना। दक्षिणी, दक्षिणी हिंदी भी इसी पश्चिमी हिंदी में आ जाती है। इसके अलावा बुंदेली वगैरह सब इसी में आ जाती है। बुंदेली, एक दो तीन, और कौन सा बचा इसमें, कन्नौजी बची। कन्नौजी को शामिल कर लो इसको, ये हुआ। बिहारी हिंदी में तो फेमस है, तीन आती है, मैथिली, मैथिली मिथिला क्षेत्र में, मगही, मगध के आसपास, ये मागधी का ही जो है, मगही, और भोजपुरी, भोजपुर शाहाबाद के आसपास भोजपुरी। और राजस्थानी हिंदी, इसमें तो भाई सबसे फेमस है जयपुरी, से खास नाम दिया गया ढूंढाड़ी, ढूंढा, है ना। ढूंढाड़ी के अलावा है मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, और मालवी। पहाड़ी हिंदी में दो बड़ी बड़ी भाषाएं हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है, गढ़वाली, कुमाऊनी, इस प्रकार से ये आपके हो गए उपभाषाएं। ये सब सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई हैं, हम लोग आगे बताएंगे ही। ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब हो गए। इसको बोलते हैं वो भाषाएं बोलते हैं। चलिए, इसके बाद तीसरी आती है राजभाषा, सॉरी, मानक भाषा। मानक भाषा, अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज। इसमें बड़ा जटिल नहीं है, इसको ऐसे आप समझ लो कि जैसे आप, दिख रहा है आपको, हाँ, जैसे एक तो व्याकरण से इसको सही कर देते हैं, तो व्याकरण सम्मत भाषा,
व्याकरण सम्मत भाषा। अब व्याकरण सम्मत हो जाएगी तो ये शुद्ध हो जाएगी। परिवर्धित भाषा, परिवर्धित भाषा। और क्या कह सकते हैं? परिष्कृत भाषा, सुधार हो गया इसमें, परिष्कृत भाषा। अब इसमें हमारी निष्ठा बढ़ गई, इसका इस्तेमाल हम करते हैं तो ये हो जाएगी परिनिष्ठित भाषा, परिनिष्ठित भाषा। ठीक है। इसके अलग अलग ये नाम हो गए। अब इसमें कोई खास उदाहरण की आवश्यकता नहीं है, कोई भी भाषा उसमें हो सकती है मानक भाषा। अब देखो, जैसे खड़ी बोली थी, खड़ी बोली। अब आपने क्या किया, इसको परिष्कार करके बना दिया भाषा। परिष्कार के बाद बन गई भाषा। लेकिन ब्रज भाषा देखो, ब्रज भाषा परिष्कार नहीं हुआ, परिष्कारहीन रही तो रह गई बोली, ये हुआ। तो मानक का मतलब ये होता है कि भाई मनमानी न करें, जिसका जो मन हो वही भाषा इस्तेमाल करें। नहीं, उसमें हम मनमर्जी वाला हिसाब किताब न रखें, मतलब इतने है ना। तो इसमें कोई बहुत उदाहरण की आवश्यकता है नहीं। चौथा, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि सरकारी कामकाज की भाषा, कामकाज की भाषा। तो हमारे सरकारी कामकाज में कुल 23 भाषाओं का इस्तेमाल होता है, 23 भाषाएं, जिसमें कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इसमें एक अंग्रेजी को हम जोड़ दें, ठीक है, अंग्रेजी, ठीक है। वैसे देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में भाग 17 भाषाओं की चर्चा हुई है। इसमें जो अनुच्छेद 343 है, इसमें लिखा है संघ की राजभाषा हिंदी होगी, हिंदी होगी। और क्या लिखा है? लिपि देवनागरी होगी, लिपि देवनागरी होगी। और क्या लिखा है? अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय होगा, अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय होगा, ठीक है। अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय होगा, ये तो था। और भी आगे है कि किस प्रकार से 15 वर्ष के बाद 1949 सिर्फ 65 के आसपास के बाद जो है इंग्लिश को हटा दिया जाएगा, लेकिन चलता आ रहा है। फिर ये भी है कि राष्ट्रपति का स्पेशल आदेश कैसे भाषा को लागू कर सकता है, राजभाषा आयोग की नियुक्ति और उसके जो है सिफारिशों पर काम करना, फिर लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा और विधान परिषद की भाषा, न्यायालयों की भाषा, ये सब आप देखेंगे इसमें, है ना। राजभाषा का सिर्फ मतलब हो राजकाज की भाषा। 1 मिनट, 4, 5
राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा एक तकनीकी शब्द है और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर ये बताइए राष्ट्रभाषा जो है भारत राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा है। तो देखो, सॉरी, हिंदी राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा है? तो देखिए, हिंदी राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है। जब व्यापक जनाधार ग्रहण कर ले कोई भाषा, संविधान उसको मान्यता दे दे, तो राजभाषा भी बन जाती है और राष्ट्रभाषा बन जाती है। यहाँ पर जो है हिंदी का दो आशय हुआ। हिंदी एक तो खड़ी बोली से, एक हिंदुस्तान की कोई भी भाषा, दोनों इसका मतलब हुआ। अब देखो, जो राष्ट्र शब्द है क्या है? सांस्कृतिक अवधारणा। राज्य राजनीतिक अवधारणा। दोनों में कॉमन होता है, लोग हो क्षेत्रफल हो, दो चीज कॉमन होती है। लेकिन राष्ट्र की भौगोलिक सीमा निश्चित नहीं होती, राज्य की निश्चित होती है। यानी भारत एक राज्य है। लेकिन अब देखो, मान लो बिहार है, तो बिहार के तेलुगु तो यहाँ पे हम लागू नहीं कर सकते, क्योंकि तेलुगु आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, सॉरी, यहाँ की परंपरा से जुड़ी हुई है। तो चूंकि भाषा के पीछे जो आधार है वो संस्कृति है, परंपरा है। हम बिहार में तेलुगु नहीं लागू कर सकते, तमिलनाडु में हम जो है पंजाबी को नहीं बल दे सकते, हिंदी तो खैर सब में है ही। इसलिए ये सभी राष्ट्रभाषाएं हैं, जितनी भाषाएं हैं। तो उस दृष्टिकोण से हिंदी भी राष्ट्रभाषा है, तमिल भी है, पंजाबी भी है। तो तकनीकी पहलू के तौर पे सभी हैं, पंजाबी है, नेपाली है, सब है। ठीक है, तो मतलब बहुत इसमें नहीं जाना है। और हम दो तीन बातें बता के इसमें हम बढ़ते हैं। जैसे कुछ शब्द और हैं, ये तो हो गए वो शब्द जो अक्सर फंसते हैं। छठा, जैसे कूट भाषा, कूट भाषा है ना, कोड लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज या सीक्रेट लैंग्वेज। जैसे बिहार में सॉरी, जो गुंडे फिरौती मांगते हैं, दो खोखा है, तो संकेत के तौर पे। और देखो तीसरी अपभाषा, अपभाषा, स्लैंग या भी भाषा, तो जो रफ टफ लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ना, 4 बोतल बोर्ड का मेरा रोज का, या इसको हम कह सकते हैं अमानक भाषा, अमानक भाषा या अपभ्रष्ट भाषा। इसे कन्फ्यूजिया गए है ना, देखो ये ले, कन्फ्यूजियाना, ये क्या है? यानी भ्रम में पड़ गए। अब कन्फ्यूज तो इंग्लिश शब्द है और भ्रमित होना हिंदी शब्द है, कन्फ्यूजियाना क्या है? वो स्लैंग है। ठीक है, तो ये है अपभाषा या अमानक भाषा। ये तो हो गया। और क्या शब्द है इसमें? कृत्रिम भाषा, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, कृत्रिम भाषा, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, कृत्रिम भाषा भी होती है। ऐसे और कौन सी भाषा शामिल कर लें हम? प्रोफेशनल लैंग्वेज, नो।
व्यावसायिक में प्रोफेशनल भाषा, होता क्या है कि ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कानून के क्षेत्र में अलग भाषा का इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर में अलग होता है ना। तो इसमें क्या है कि हम लोग देखते हैं प्रयोजन के हिसाब से अलग अलग भाषा का इस्तेमाल होता है। तो इतनी सी बात है, हम लोग जो है ठीक है। अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे भाषा परिवार, क्योंकि भाषा परिवार भी आपके पाठ्यक्रम में है, भाषा परिवार। तो अगले क्लास तक के लिए हम लेते हैं विराम। अपना कमेंट आप कर दीजिएगा कि कैसा लग रहा है या कैसा आप चाह रहे हैं। और हमारी योजना है कि साथ ही साथ साहित्य भी शुरू करें। यूनिट 5 हिंदी कविता है और उसमें 21-22 साहित्यकार हैं। तो एक एक करके रेमा तट से शुरू करेंगे और इधर कहानी उपन्यास का हिस्सा भी साथ साथ शुरू करेंगे। भला अभी तो मुझे लगता है आपको अच्छा लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा, और जीरो से हीरो बनने के लिए हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। तो आज यहीं पर लेंगे विराम। आप लोग अपना ख्याल रखो, और कोई प्रश्न हो, कोई जो है जानना समझना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।